Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start our न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी सीरीज़ जो कि है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमने इसमें यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है और हम यूनिट 5 कंप्लीट कर रहे हैं जो कि है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दैट इज़ अ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है, हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये भी कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लोकोमोशन और मूवमेंट होता क्या है? तो जो मूवमेंट है वो एक तरीके का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग बींग्स के लिए। हमें मूवमेंट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम एनिमल की बात करें तो वो जो हमारा सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म यूनिसेलुलर एनिमल जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो हमारा अमीबा होता है। उसमें भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की फॉर्म में। और हमारे अंदर भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे आईलिड की मूवमेंट होती है, टंग की मूवमेंट होती है। ये सारी मूवमेंट, इन सबको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट्स कहते हैं। लेकिन बहुत बार मूवमेंट ऐसी भी होती है जिसमें हम जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे आसपास का जो एरिया है या लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। जब हमारे आसपास का एरिया चेंज हो जाए तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? लोकोमोशन कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से को रिलेट कर पा रहे हैं। तो जो लोकोमोशन होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं वॉलेंट्री होता है। तो लोकोमोशन हमारे कंट्रोल में होता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में हो उसको हम वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे कंट्रोल में क्या है, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें जो लोकोमोटरी का स्ट्रक्चर है या मूवमेंट है वो एक ही चीज़ से देखने को मिलता है। जैसे वो सेम चीज़ खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और चलने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ये जो लोकोमोशन और मूवमेंट है ये आपस में को रिलेटेड है। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। दैट इज़ अ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये जो मैंने आपको ब्रीफ दिया है ये उसी के बारे में आगे नेक्स्ट पे लिखा हुआ है। तो इसको अभी हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। दैट इज़ मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अ लिविंग बींग। जो मूवमेंट है वो लिविंग बींग का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है। एनिमल और प्लांट्स दोनों ही हैं जो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमें अमीबा में देखने को मिलता है, जो कि अमीबा क्या है? दैट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मूवमेंट सीलिया का जो मूवमेंट होता है, फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है, टेंटिकल्स का जो मूवमेंट होता है, ये सारे मूवमेंट्स भी हमें ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। हम जो हैं दैट इज़ अ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं? अपने लिम्स को मूव कर सकते हैं, जॉस को कर सकते हैं, आईलिड्स को कर सकते हैं, टंग्स को कर सकते हैं। ये सारे मूवमेंट्स भी ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जिसमें क्या होता है? प्लेस का चेंज हो जाता है या लोकेशन का चेंज हो जाता है। उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। इसके अलावा जो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सारे जो हैं वो लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं। मतलब वो मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे। तो आगे मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो लोकोमोशन का, जिससे लोकोमोशन हो रहा है या जिससे हमारी मूवमेंट हो रही है, वो दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हों। बहुत बार एक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पैरामीशियम में देखा है, वो सीलिया जो है इसलिए भी यूज़ करता है ताकि फूड का मूवमेंट हो सके विद द हेल्प ऑफ साइटोफेरिंग्स। सीलिया किस लिए यूज़ होता है? ताकि मूवमेंट ऑफ फूड हो सके थ्रू साइटोफेरिंग्स। और सीलिया किस लिए काम आता है? लोकोमोशन में भी काम आता है। हाइड्रा जो है, हाइड्रा हमने कहाँ पढ़ा है? हाइड्रा हमने सीलंट्रेटा में पढ़ा है। सीलंट्रेटा दैट इज़ अ एनिमल किंगडम, चैप्टर 4 में पढ़ा है हमने ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने हाइड्रा में क्या पढ़ा था कि जो हाइड्रा होता है वो टेंटिकल्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं। वो जो टेंटिकल्स होते हैं उनसे वो क्या कर सकते हैं? कैप्चरिंग इट्स प्रे, अपने लिए शिकार भी कैप्चर कर सकते हैं और एज वेल एज उनको लोकोमोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो लिम्स होते हैं
अगर ह्यूमन बींग्स की बात करी जाए, वो जो लिम्स होते हैं वो बॉडी पोस्चर को चेंज करने में भी काम आते हैं और उनसे लोकोमोशन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों से हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये जो लोकोमोशन होता है और ये जो मूवमेंट होता है ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लोकोमोशन मतलब जो भी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है उन सबको हम मूवमेंट्स बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये कुछ भी हो रहा है, अगर वॉकिंग हो रही है, रनिंग हो रही है, ये सारे मूवमेंट्स के अंडर आते हैं। लेकिन सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, क्योंकि लोकोमोशन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि वो मूवमेंट्स जो सिर्फ वॉलेंट्री होते हैं उनको हम लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन मूवमेंट के अंदर तो कोई भी मूवमेंट आ सकता है, जैसे आईलिड का मूवमेंट, तो ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना आईलिड का मूवमेंट। हाँ, हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अगर आपने कभी गेम खेली हो स्टेयर करने की, लेकिन एट एक सर्टेन लिमिट तक। बहुत टाइम बाद क्या, एक थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपकी जो आईलिड होती है वो अपने आप मूव कर जाती है, जब वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आईलिड की मूवमेंट है दैट इज़ नॉट अ लोकोमोटरी मूवमेंट। इसीलिए जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो सारी लोकोमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन सारी की सारी लोकोमोशन मूवमेंट जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्लाइंब, ये सारी की सारी क्या होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं। इसके बाद मूवमेंट्स जो मेथड्स होते हैं लोकोमोशन के वो अलग अलग तरीके के होते हैं। वो उनके हैबिटेट्स पे या सिचुएशन जो होती है उसकी डिमांड पे डिपेंड करते हैं। जैसे ज़्यादातर जो लोकोमोशन होता है जब हम चलते हैं दौड़ते हैं वो किस लिए करते हैं, सर्चिंग ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, और बहुत बार एनिमीज़ और प्रीडेटर से बचने के लिए भी लोकोमोशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स पढ़नी है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उनकी जो सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की मूवमेंट्स शो करता है। सेल्स ऑफ द ह्यूमन एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पहली होती है हमारी अमीबॉइड, दूसरी होती है हमारी सिलरी, और तीसरी होती है हमारी मस्कुलर। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी सम स्पेशलाइज सेल्स जो होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जिन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस का काम होता है दैट दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर, फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिनको हम WBC कहती हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है, ये क्या शो करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। एज वेल एज जो अमीबा होता है वो भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जिसमें वो क्या करता है, स्ट्रीमिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। और साइटोस्केलेटन का जो फिलामेंट होता है दैट इज़ अ माइक्रोफिलामेंट, वो भी क्या शो करता है, अमीबॉइड मूवमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिलरी मूवमेंट की बात करते हैं। तो जो हमारा सिलरी मूवमेंट होता है वो कहाँ आकर होता है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी लाइनिंग भी सीलिएटेड एपिथेलियम से होती है। बहुत सारा जो मूवमेंट होता है सीलिया का हमें देखने को मिलता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया में भी सीलिया प्रेजेंट होता है, जिनका काम क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव कर देते हैं। जब कभी भी हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर तो उनके साथ ये डस्ट पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीलिया ये जो डस्ट पार्टिकल्स और फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ये रिमूव्ड हो जाते हैं। ये जो पैसेज ऑफ ओवा होता है थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये जो ओवा का पैसेज होता है, मतलब जो ओवा की पैसेज होता है जो कि कहाँ देखने को मिलता है, फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक में देखने को मिलता है, उसका जो फैसिलेशन है वो भी सिलरी मूवमेंट ही कहलाता है। अगर हम मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब का मूवमेंट करें, जॉ का करें, टंग का करें, तो इसको हम मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, मसल्स के पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, मतलब मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज्ड होती हैं फॉर द लोकोमोशन। या अदर मूवमेंट्स ऑफ बाय ह्यूमन बींग्स भी हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा हायर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करते हैं। तो लोकोमोशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए किसका कोऑर्डिनेशन हो, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मस्कुलर का स्केलेटन के साथ और न्यूरल सिस्टम के साथ। मतलब जब मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम का एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चल रही होगी, परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड, तो उस टाइम पे क्या होगी, लोकोमोशन होगा। तो यही लिखा हुआ है कि लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। आगे हम इस चैप्टर में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मसल्स क्या होती है, मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं,
और मसल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि मसल्स क्या होती हैं। जब कभी भी हम मसल्स की स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ मसल्स को क्या कहते हैं? दैट इज़ अ सार्कोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा अगर ये एक नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद, वो अगर हम यूनिट सेल साइकिल वाली पढ़ेंगे जिसमें द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, उसमें वहाँ पे दिया हुआ है कि जो सीलिया और फ्लैजिला हैं ये आउटर ग्रोथ हैं सेल मेम्ब्रेन की। वही लिखा हुआ है चैप्टर 8 में, हमें पढ़ा है कि सीलिया और फ्लैजिला जो हैं दैट दे आर आउटर ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजिलर मूवमेंट जो होता है वो किस में हेल्प करता है? दैट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग में हेल्प करता है। वाटर करंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कहाँ पर? कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। जो स्पंजेस का कैनाल सिस्टम है वहाँ पे वाटर करंट की मेंटेनेंस करता है। कौन? फ्लैजिलर मूवमेंट। और एक और हमने सिस्टम पढ़ा है दैट इज़ अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो हमने इकाइनोडर्म्स में पढ़ा है। ये दोनों के दोनों अलग हैं। कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में देखने को मिलता है, वेस्कुलर सिस्टम हमें इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है। एज वेल एज ये फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ हमें देखने को मिलता है? प्रोटोजोन्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे वो लोकोमोशन कराता है। किसकी? यूग्लिना की। प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या है? दैट इज़ अ यूग्लिना। मसल जो है एक स्पेशलाइज टिश्यू है। मसल जो है स्पेशलाइज टिश्यू हैं जो कि मीजोडर्मल ऑरिजिन के हैं। तो मसल का जो ऑरिजिन है दे आर मीजोडर्मली ऑरिजिनेटेड। इसके अलावा 40 to 50% जो बॉडी है, वो बॉडी का वेट है, जब हम बॉडी वेट करते हैं तो उसमें 40 to 50% क्या आता है? हमारी मसल्स का वेट आता है। किसका वेट आता है? मसल्स का वेट आता है। मसल के पास बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली एक्साइटेबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इज़ अ एक्साइटेबिलिटी। दूसरी इज़ कॉन्ट्रेक्टिलिटी। तीसरी इज़ एक्सटेंसिबिलिटी। फोर्थ वन इज़ इलास्टिसिटी। मसल्स जो हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किए गए हैं। दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके बेस पे? उनका क्या लोकेशन है, कहाँ पर मसल्स लोकेटेड हैं, कैसी अपीयरेंस है, कैसी दिखती हैं, और नेचर ऑफ रेगुलेशन क्या है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ लोकेशन की बात करें तो 3 टाइप की मसल्स हमें देखने को मिलती हैं। दैट इज़ अ स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। कौन कौन सी देखने को मिलती है? पहली है हमारी स्केलेटल मसल, दूसरी है हमारी विसरल मसल, और थर्ड वन इज़ आर कार्डियक मसल। तो हमारी जो ये स्केलेटल मसल्स होती है, ये जो स्केलेटल मसल्स होती है ये किससे एसोसिएटेड होती है? द स्केलेटल मसल्स आर एसोसिएटेड विद स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जितने भी हमारे स्केलेटल कंपोनेंट्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड होती है। ये जो स्केलेटल मसल्स होती है ये कैसी होती हैं? स्ट्राइप्ड होती हैं देखने में, स्ट्राइप्ड इन अपीयरेंस, मतलब स्केलेटल मसल्स में लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम स्टेरिएटेड मसल्स भी कहते हैं। स्टेरिएशन मीन्स मतलब ऐसे करके अलग अलग सी लाइंस बनी होती हैं। एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इनकी जो एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है? दैट इज़ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मतलब ये वॉलेंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं स्केलेटल मसल्स, इसीलिए हम इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस। पहले ये प्राइमरी इनका इन्वॉल्वेशन कहाँ देखने को मिलता है? लोकोमोटरी एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है और बॉडी पोस्चर को चेंज करने में देखने को मिलता है। अगर हम यहीं पे विसरल मसल्स की बात करें तो ये कहाँ हमें मिलती है? इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन में देखने को मिलती हैं। कौन कौन से हॉलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं? लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे हमें विसरल मसल्स देखने को मिलती हैं। इनके पास कोई भी स्टेरिएशन प्रेजेंट नहीं होता है और इनका अपीयरेंस कैसा होता है? स्मूथ इन अपीयरेंस, मतलब इसमें कोई भी लाइंस नहीं होती, तो दिखने में कैसी लगेंगी? स्मूथ लगेंगी। तो वही लिखा है दैट दे आर इन स्मूथ अपीयरेंस, इसीलिए इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं या फिर नॉन स्टेरिएटेड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेरिएशन मतलब कोई भी लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है। इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होती है।
तो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन अगर हम फूड का करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वो क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं। अगर हम गैमीट्स का ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद ये जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, इसमें एक पॉइंट लिख लो, ये स्पिंडल शेप की होती हैं। ये जो एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, स्पिंडल शेप की होती है। एंड सेकंड वन इज, ये कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, कार्डियक मसल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं, नाम ही बता रहा है, कार्डियक मीन्स ये हार्ट की मसल्स होती हैं। ठीक है, मैनी कार्डियक मसल्स असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न, बहुत सारी कार्डियक मसल्स ब्रांचिंग पैटर्न में असेंबल हो जाती हैं ताकि ये एक कार्डियक मसल बना सके। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, ये स्टेरिएटेड होती है, मतलब अगर ब्रांचिंग पैटर्न बना रही है तो लाइंस प्रेजेंट होंगी। इनका जो एक्शन होता है ये वो इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम हार्ट की मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, तो ये कैसी हुई, इनवॉलेंट्री हुई नेचर में। एंड द नर्वस सिस्टम जो है इसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, वही लिखा है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इसमें हम मसल की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मसल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है कॉन्ट्रैक्शन का, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी बहुत सारी मसल फाइबर्स होती है, वो सारी मसल फाइबर आपस में मिलके क्या बनाती हैं, दैट इज अ मसल बंडल। बहुत सारी मसल फाइबर्स मिलके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मसल बंडल को फेसिकल्स। अब ये बहुत सारे फेसिकल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, दैट इज अ फेसिकाई। क्लियर है इतना, यही लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको आगे। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी, जो ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हैं उसमें बहुत सारे नंबर किसके होते हैं, मसल बंडल के या फिर फेसिकल्स के, जो कि हेल्ड टुगेदर होते हैं। बहुत सारे मसल बंडल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, दैट इज़ अ फेसिकाई। और वो आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ अ कॉमन कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू, किससे, कॉमन कोलाजेनियस टिश्यू से कनेक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, फेसिकाई। उसी फेसिकाई को हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो हर मसल बंडल के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है, मसल फाइबर। हर मसल बंडल के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज़ अ मसल फाइबर। मसल फाइबर का ही बहुत सारे झुंड को हम मसल बंडल कहते हैं। एज इज शोन इन डायग्राम, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के बने हुए हैं, ये सारी क्या है, मसल फाइबर हैं, इन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं। जब ये एक के अंदर फॉर्म्ड हो गए हैं तो उसे हम मसल बंडल कह रहे हैं, दैट इज़ अ फेसिकल। इसी मसल फाइबर की जो लाइनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, तो वही आगे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। मसल फाइबर इज, देखा, मसल फाइबर की जो लाइनिंग है वो किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। जिसके अंदर सार्कोलेमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर जो है वो क्या होती है, दैट इज़ अ सिंसाइटम, दैट इज़ अ सिंसाइटम। सिंसाइटम का मतलब क्या होता है कि जो उनका सार्कोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को हम सिंसाइटम कहते हैं। वो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और मसल फाइबर के अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ इन अ सार्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही तरह यहाँ पर भी एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, जो कि मसल फाइबर का होता है, जो कि स्टोर हाउस होता है किसका,
कैल्शियम आयंस का, उसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयंस मिलते हैं। तो दैट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन किसे कहेंगे? दैट इज़ अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक कैरेक्टराइज फीचर्स देखने को मिलता है मसल फाइबर का, दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट और अ मायोफिब्रिल। जब बहुत सारे प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज, बहुत सारे नंबर में पैरेलल अरेंज में फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, कहाँ पे? सार्कोप्लाज्म के अंदर। सार्कोप्लाज्म के अंदर ये पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ मायोफिलामेंट और अ मायोफिब्रिल। हर मायोफिब्रिल के अंदर, एक मायोफिब्रिल के अंदर क्या होता है? ईच दैट इज अ ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड, दोनों बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। या तो जैसे कि डार्क लाइट, ऐसे डार्क लाइट करके अरेंज होते हैं ऑल्टरनेट पे, एक के बाद एक। ठीक है, इसी की डिटेल मायोफिब्रिल की आगे हम पढ़ेंगे। इसमें दो तरीके के प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं, टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स। एक को हम कहते हैं एक्टिन, दूसरे को हम कहते हैं मायोसिन। ठीक है, ये हमें दो यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिले। पहला जो प्रोटीन था दैट इज़ अ एक्टिन, और जो हमारा दूसरा प्रोटीन था दैट इज़ अ मायोसिन। ये जो एक्टिन होता है ये लाइट बैंड होता है, और इसी को आई बैंड कहते हैं या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। जो डार्क बैंड होता है उसे हम ए बैंड कहते हैं या फिर एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं, जिसके पास क्या होता है? मायोसिन होता है। ठीक है, और एक्टिन फिलामेंट वाले को हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं और मायोसिन वाले को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर डिफरेंस लिखना चाहें, दैट इज अ एक्टिन और दिस इज अ मायोसिन। ठीक है, एक्टिन जो होता है वो आई बैंड का होता है, यहाँ पर ए बैंड प्रेजेंट होता है। आई बैंड स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक, ए बैंड स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रॉपिक। ये लाइट बैंड होता है, ये डार्क बैंड होता है, ये थिन फिलामेंट होता है इसमें, और इसमें थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोथ द प्रोटीन्स, ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड शेप का होता है। और कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में कैसे अरेंज होते हैं? ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो थोड़ा सा थिनर होता है एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट है? ठीक है, इसके बाद नाउ हम इस डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, उसी के बारे में वो ऊपर समरी दी हुई है। पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, इस बैंड में क्या प्रेजेंट है? मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं आई बैंड और ए बैंड। तो दिस इज अ आई बैंड, ये हमारा क्या है? आई बैंड। ये हमारा क्या है? ए बैंड। फिर से आगे हमारा आई बैंड, फिर आगे ए बैंड, फिर आई बैंड, ऐसे करके ये ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है ये आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ जेड लाइन। जो आई बैंड को बाइसेक्ट करती है उसको हम जेड लाइन कहते हैं। और एक और जो होती है वो होती है हमारी ए बैंड, जो ए बैंड को बाइसेक्ट करती है। जस्ट अ सेकेंड, एक लाइनिंग होती है जो हमारी ए बैंड को बाइसेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं दैट इज अ
ये जो ए बैंड को बाइसेक्ट कर रही है इसको हम कहेंगे एम लाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो थिन फिलामेंट है इसकी ओवरलैपिंग हो रखी है थिक फिलामेंट की। बस एक ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रखी है। तो ये जहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रखी है इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ एच जोन। जो सेंट्रल पार्ट होता है ए बैंड का जहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ एच जोन। अगर हम सार्कोमेयर की बात करें, यहाँ लिखते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है? अगर हम सार्कोमेयर की बात करें, सार्कोमेयर अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, दैट इज़ अ हाफ आई बैंड प्लस एक पूरा ए बैंड प्लस फिर से हाफ आई बैंड। कहाँ का? बिटवीन टू जेड लाइन। वही तीस गिवन है, वही लिखा हुआ है सार्कोमेयर। ये जेड लाइन से लेके इस जेड लाइन के बीच का जो ये है इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। ये आ गया हमारा हाफ आई बैंड, ये पूरा ए बैंड, फिर से हाफ आई बैंड, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ सार्कोमेयर क्या है, दैट इज़ अ फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसी का आगे लिखा हुआ है, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड। हर आई बैंड को जो बाइसेक्ट करता है उसको हम जेड लाइन कहते हैं। और जो थिक फिलामेंट दैट इज़ अ ए बैंड, जो ए बैंड को बाइसेक्ट करता है उसको हम एम लाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो ए और आई बैंड हैं ये ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं पूरे मायोफिब्रिल में। These A and I band are arranged alternately throughout the length of each मायोफिब्रिल। ये जो पोर्शन होता है मायोफिब्रिल का, दो सक्सेसिव जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। वट इज़ अ सार्कोमेयर, दैट इज़ अ पोर्शन बिटवीन द टू जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जितना पोर्शन होता है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। अब रेस्टिंग स्टेट में जो थिन फिलामेंट की एज होती है आइदर साइड, किसी भी साइड पे थिन फिलामेंट की जो एज होती है वो थिक फिलामेंट से ओवरलैप कर रही होती है। वेयर एज जो सेंट्रल पोर्शन होता है थिक फिलामेंट का, दैट इज़ अ ए बैंड का, ए बैंड होता है ना थिक फिलामेंट, तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है थिक फिलामेंट का वो किसी से भी ओवरलैप नहीं हो रहा होता है, दैट इज़ अ थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं हो रहा होता है, तो उस जोन को क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ एच जोन। यहाँ तक ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो हमने दो तरीके के प्रोटीन पढ़े हैं। पहला जो है हमारा दैट इज़ अ एक्टिन, दूसरा जो है हमारा दैट इज़ अ मायोसिन। तो हम पहले एक्टिन के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिन के बारे में ये नीचे डायग्राम दे रखा है लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये ऐसे करके बना होता है, तो ये जो बन रखा है इसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एफ एक्टिन। ये एक एफ एक्टिन है, ये दूसरा एफ एक्टिन है। इसके बीच में ये ऐसे करके बना होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये जितना एफ एक्टिन बड़ा होता है उतना ही बड़ा ट्रोपोमायोसिन होता है, पैरेलल चलता है। और इन्हीं के बीच में जस्ट अ सेकेंड, और इन्हीं के बीच में ये कुछ फ्लावर शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। तो ये पूरी जो बताया जा रहा है ये एक्टिन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है,
ठीक है, तो दिस इज अ ट्रोपोनिन एंड दिस ग्रीन इज अ ट्रोपोमायोसिन। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रोपोनिन कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द टॉप, ऑन द रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है ट्रोपोनिन, एंड दिस इज अ एफ एक्टिन। ठीक है, तो हमें हर एक्टिन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, एक एक्टिन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, एक एक्टिन के अंदर 2 एफ एक्टिन प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है और एक ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। और ये जो ट्रोपोनिन होता है इसका काम क्या होता है, ये जो एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है मायोसिन की, उसको मास्क करता है, मतलब उसको हटाता है। ठीक है, ट्रोपोनिन पे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। जो प्रेजेंट होता है उसको ट्रोपोनिन क्या करता है, मास्क करता है, मतलब हटाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा है एक्टिन के बारे में। हर एक्टिन जो होता है, ईच एक्टिन जो होता है वो 2 दो एफ एक्टिन का बना होता है। एफ का फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज़ अ फिलामेंटस एक्टिन का बना होता है, जो कि कैसे होते हैं, हेलिकली वाउंडेड होते हैं ईच अदर, दोनों एक दूसरे से हेलिकली अरेंज होते हैं। ये जो हर एफ एक्टिन होता है, एक जो एफ एक्टिन होता है वो पॉलीमर होता है, किसका, मोनोमेरिक जी एक्टिन का। मतलब जी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ अ गॉल्यूबुलर, गॉल्यूबुलर का मतलब बहुत सारे गॉल्यूबुलर एक्टिन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ जी एक्टिन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, उनको पूरे को हम क्या कहते हैं, एफ एक्टिन कहते हैं। और एफ एक्टिन क्या हो गया, पॉलीमर। ये जो 2 फिलामेंट्स हैं इनके साथ साथ एक ट्रोपोमायोसिन भी प्रेजेंट होता है, जो कि पूरे एफ एक्टिन के दौरान रहता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ ट्रोपोनिन भी प्रेजेंट होता है, जो कि रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होता है ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे एक बराबरी डिस्टेंस पे मिलता है कौन, ट्रोपोनिन। वो जो ट्रोपोनिन होता है वो क्या करता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट जो मायोसिन की प्रेजेंट होती है एक्टिन फिलामेंट पे, उसको हटाता है। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिव बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट पे एक्टिव बाइंडिंग साइट मायोसिन की प्रेजेंट होती है। ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसके ऊपर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है मायोसिन की, तो ट्रोपोनिन का काम होता है उसको मास्क करना, उसको हटाना। तो ये काम कौन करता है, दैट इज़ अ ट्रोपोनिन। यहाँ तक हमारा एक्टिन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे हमें मायोसिन के बारे में पढ़ना है। तो जो ईच मायोसिन होता है, ये जो ईच मायोसिन होता है दैट इज़ अ थिक फिलामेंट। वो भी कैसा होता है, पॉलीमराइज प्रोटीन होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा एक्टिन होता है वो पॉलीमराइज प्रोटीन होता है, तो हमारा मायोसिन भी पॉलीमराइज प्रोटीन होता है, जिसमें बहुत सारी मोनोमेरिक प्रोटीन जो होते हैं उनको हम मैरोमायोसिन कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट में जो मोनोमेरिक प्रोटीन थे उनको क्या कहते थे, दैट इज़ अ जी एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब दैट इज़ अ ग्लोबुलर एक्टिन। और मोनोमेरिक में और हमें मायोसिन में जो मोनोमेरिक प्रोटीन मिलता है दैट इज़ अ मैरोमायोसिन, जो कि क्या बनाता है, एक बहुत सारे मैरोमायोसिन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, दैट इज़ अ थिक फिलामेंट। जो ईच मायोसिन होता है उसके पास 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है दैट इज़ अ ग्लोबुलर हेड होता है, और एक टेल होती है। उसी हेड के साथ एक शॉर्ट आर्म भी अटैच होती है। हेड के साथ ही शॉर्ट आर्म होती है, तो वो हो गया एक पार्ट। और दूसरा होता है टेल। जो हमारा हेड पोर्शन होता है उसको हम हैवी मैरोमायोसिन कहते हैं, और जो हमारा टेल का पोर्शन होता है उसे हम लाइट मैरोमायोसिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये जो हैवी मैरोमायोसिन होता है इसके पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हेड और दूसरा शॉर्ट आर्म्स, जो कि कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं एट रेगुलर डिस्टेंस पे, एक एंगल पे फ्रॉम ईच अदर, जिसको हम दोनों को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो इसी ग्लोबुलर हेड के ऊपर हमें 2 तरीके की बाइंडिंग देखने को मिलती है। एक हमें मिलती है एक्टिव एटीपीएस एंजाइम की बाइंडिंग, जो कि एटीपी की बाइंडिंग कराती है, और दूसरी हमें मिलती है एक्टिन की बाइंडिंग। ठीक है,
तो हमें मायोसिन के अंदर दो चीज़ देखने को मिलती हैं। हेड में हमें एक्टिन बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट मिलती है और एटीपी बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट मिलती है। ठीक है, दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन अ हेड रीजन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दैट इज अ लाइट मैरोमायोसिन एंड दिस इज अ हैवी मैरोमायोसिन। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हेड में क्या प्रेजेंट होते हैं? दो तरीके की बाइंडिंग साइट होती हैं, एक एक्टिन की बाइंडिंग साइट और एक एटीपी की बाइंडिंग साइट। ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है यहाँ पे भी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है मायोसिन की, जो ट्रोपोनिन क्या करता है? हटा देता है। ठीक है, ये ट्रोपोनिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रोपोमायोसिन पे। इतना क्लियर है? इसके बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं टुवार्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। तो पहली बात है, हमें ये पता होना चाहिए जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सी थ्योरी पे बेस्ड होता है। तो जो हमारा मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे बेस्ड होता है, जिसका क्या मतलब होता है कि मसल फाइबर का तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा जब थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होगी ओवर द थिक फिलामेंट। ठीक है, तो दिस इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। व्हाट इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वो होती है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा जब थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होगी ओवर द थिक फिलामेंट। मतलब थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा ओवर द थिक फिलामेंट। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं टुवार्ड्स द कि आगे मैकेनिज्म कैसे होता है। तो जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कब इनिशिएट होती है? मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है सॉरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन तब इनिशिएट होती है जब सिग्नल भेजा जाता है सीएनएस से। तो सीएनएस से सिग्नल आया वाया मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन की हेल्प से सीएनएस से सिग्नल भेजा गया ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सके। तो वो जो मोटर न्यूरॉन है, दैट इज अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर। वो मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के साथ कनेक्ट हो जाता है और क्या बना देता है? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट किसे कहते हैं? व्हेन अ मसल फाइबर इज कनेक्टेड विद मोटर न्यूरॉन। व्हेन अ मसल फाइबर, जब वो मसल फाइबर मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो उसको हम मोटर यूनिट बोलेंगे। द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन, अब उस मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, जो मसल फाइबर की सार्कोलेमा होती है। सार्कोलेमा क्या होती है? दैट दिस इज अ मसल फाइबर। थोड़ी देर के लिए मान लो ये मसल फाइबर है। ये मसल फाइबर की जो लाइनिंग होती है ये किसकी बनी होती है? अभी हमने 3rd पेज पे पढ़ा था इसके बारे में। ये जो मसल फाइबर की लाइनिंग होती है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। किसकी होती है? जस्ट अ सेकेंड। ये मसल फाइबर की जो लाइनिंग होती है किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ सार्कोलेमा। तो वही लिखा है मोटर न्यूरॉन और जो सार्कोलेमा होता है मसल फाइबर, इसको हम, जो इन दोनों के बीच का जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर का जो सार्कोलेमा होता है उन दोनों के जंक्शन को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और अ मोटर एंड प्लेट। और व्हाट इज़ अ मोटर यूनिट? मोटर यूनिट होती है जब मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के साथ
कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम मोटर यूनिट बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर यूनिट में अंतर पता चल गया। जब हमारा ये जो मोटर न्यूरॉन होता है, दैट इज अ मोटर न्यूरॉन, ये जब मसल फाइबर के साथ अटैच होता है, मसल फाइबर के साथ अटैच होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोटर यूनिट। वही लिखा है वहाँ पे। और यही अगर मोटर न्यूरॉन का जो जंक्शन होता है किसके साथ, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर का जो जंक्शन होता है उसको हम बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज जब न्यूरल सिग्नल इस जंक्शन तक पहुंच गया, पहली बात है सीएनएस से सिग्नल आया और वो सिग्नल मोटर न्यूरॉन की हेल्प की वजह से आगे बढ़ा। तो वो जब वो न्यूरल सिग्नल जो आया है वो इस जंक्शन तक पहुंच जाता है। कौन से जंक्शन तक, दैट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पर वो रिलीज़ करता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर जिससे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। कौन सा ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। तो वो जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा कहाँ पर, सार्कोलेमा में, जिसकी वजह से मसल फाइबर के ऊपर वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। और वो क्या करेगा, कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करेगा। कहाँ से, इनटू द सार्कोप्लाज्म। कैल्शियम आयन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। जब कैल्शियम आयन का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन लेवल, जब बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा तो फिर वो बाइंडिंग होने लगेगी कैल्शियम की किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। कैल्शियम की किसके साथ बाइंडिंग होने लगेगी, ट्रोपोनिन के साथ। ये ट्रोपोनिन अभी हमने बताया था कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट पे। एक्टिन फिलामेंट पे प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन, दैट इज ऑन अ ट्रोपोमायोसिन देयर बाय। और उसके बाद जब वो बाइंड होने लगेगा कैल्शियम के साथ ट्रोपोनिन, तो वो रिमूव कर देगा, किसको रिमूव कर देगा, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। जो मायोसिन की एक्टिव साइट की मास्किंग दे रखी है उसको रिमूव कर देगा। अब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। इसके बाद एटीपी के हाइड्रोलिसिस के दौरान जो भी एनर्जी होगी उसको हम यूटिलाइज करेंगे और वहाँ से हम मायोसिन के हेड जो है, जहाँ पर दो चीज़ें प्रेजेंट थी, एक एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन और दूसरा क्या प्रेजेंट थी, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। तो वो जो मायोसिन का हेड जो है वो एक्सपोज्ड एरिया जो है एक्टिन का, जो एक्टिन का एक्सपोज एरिया हो गया क्योंकि वहाँ से हमने वो जो है मास्किंग एक्टिव साइट था उसको रिमूव कर दिया है। तो वहाँ पे वो मायोसिन का हेड जाके अटैच हो जाएगा जिससे वो क्या बना लेगा, एक क्रॉस ब्रिज बना लेगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्रॉस ब्रिज तो बन गया, क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होगा, जो एक्टिन जो अटैच एक्टिन फिलामेंट हो रखा है, एक्टिन फिलामेंट जो अटैच हो रखा है वो उसको पुल करेगा, खींचेगा किसकी तरफ, ए बैंड की तरफ, जिससे क्या होगी, जो जेड लाइन अटैच हो रखी है एक्टिन पे वो भी खींचेगी कहाँ, अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो सार्कोमेयर है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब वो सार्कोमेयर शॉर्ट होने लगेगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, जब शॉर्टनिंग ऑफ मसल, जब मसल हमारी छोटी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। तो ये जो आई बैंड है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रखी होती है तो हमारा आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, और ए बैंड जैसा है वैसा ही रहता है, रिटेन इट्स लेंथ।
ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसके बाद ये जो मायोसिन है, मायोसिन पे एटीपी की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी, वो रिलीज करेगा वहाँ से एडीपी और पीआई, जो कि क्या हो जाएगा, रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे। नाउ अब वहाँ पर एक न्यू एटीपी बाइंड होगा, ठीक है, और जो क्रॉस ब्रिज है जो वहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है मायोसिन के हेड पे, वो ब्रोक हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पे एटीपी जो है वो अगेन हाइड्रोलाइज्ड होगा। कहाँ पर, मायोसिन के हेड पे। और ये जो साइकिल है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की, और ये जो ब्रेकेज है वो फिर से रिपीट होगी फॉर फर्दर स्लाइडिंग। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक जितने भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट हैं वो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में वापस नहीं चले जाते इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और जो हमारा जेड लाइन है वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, जिस कंडीशन को हम कहेंगे रिलैक्सेशन। ये जो रिएक्शन टाइम है फाइबर्स का वो हर मसल्स में अलग अलग देखने को मिलता है। अब ये जो मसल का एक्टिवेशन अगर बार बार होता रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, मतलब इकट्ठा होने लगेगा। ड्यू टू किसकी वजह से, जो एनारोबिक ब्रेकडाउन हुआ है ग्लाइकोजन का उनके अंदर, जिसकी वजह से मसल क्या हो जाएंगी, फटीग हो जाएंगी, मतलब थक जाएंगी मसल्स। इसके अलावा ऐसी मसल्स जिसमें रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। अगर वो मायोग्लोबिन का कंटेंट हाई है तो मसल्स कैसी दिखती है, रेड दिखती हैं। ऐसी मसल्स को हम रेड फाइबर कहते हैं। और उन मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की स्टोरेज करता है उनके अंदर और एटीपी की प्रोडक्शन करता है। वेयर एज मायोब्लिन का, ऐसी मसल्स को हम एरोबिक मसल्स कहते हैं। और वेयर एज जब मसल्स का मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत कम होता है तो उन मसल्स को हम वाइट मसल्स कहते हैं, सॉरी वाइट फाइबर्स कहते हैं। और वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट भी बहुत कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक का कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। ये डिपेंड करती है एनारोबिक प्रोसेस पे। एनारोबिक प्रोसेस मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये जो रेड फाइबर्स होते हैं यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक का क्या कंटेंट होगा, कम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कंटेंट होगा रेड फाइबर्स में, ज़्यादा होगा। मायोग्लोबिन का क्या कंटेंट होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम वाइट फाइबर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कंटेंट होगा, कम होगा। सार्कोप्लाज्मिक का क्या कंटेंट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और मायोग्लोबिन की बात करें तो कैसा होगा, बहुत कम होगा। यहाँ पे हमारा ये पूरा मसल ख़त्म होता है। इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करते हैं टुवार्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ स्केलेटल सिस्टम। ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है ये क्या होता है, दैट इज अ स्केलेटल सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं। पहली आती है दैट इज एक्सियल, दूसरी आती है अपेंडिकुलर। जो एक्सियल स्केलेटल होता है उसके अंदर टोटल बोन्स कितनी होती हैं, इसके अंदर टोटल बोन्स आती हैं 80। और अपेंडिकुलर के अंदर टोटल कितनी बोन्स आती हैं, दैट इज 126 बोन्स। तो पूरी टोटल स्केलेटल सिस्टम में बोन्स कितनी हुई, दैट इज 206 बोन्स। अब इन सब बोन्स के बारे में हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनका नाम क्या होता है, और इसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं और उनका नाम क्या होता है। तो अगर हम एक्सियल स्केलेटल की बात करें
इससे पहले ये जो पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटल होता है, ये जो एक्सियल सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारी बोन्स देखने को मिलती है और कुछ कार्टिलेज देखने को मिलते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वाइल वी हैविंग अ मूवमेंट। जब कभी भी हम मूवमेंट करते हैं या लोकोमोशन करते हैं तो हमें स्केलेटल सिस्टम की या जो इसमें बोन्स प्रेजेंट होती है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम फूड को चू कर रहे हैं, चबा रहे हैं विदाउट आर जो बोन, तो कैसे होगा। अगर हम वॉक कर रहे हैं बिना अपने लिम्ब बोन से, तो कैसे होगी। उसी तरीके से जो बोन्स और कार्टिलेज हैं वो एक तरीके के स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं। कौन? बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स जो होती है उनका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उनके ऊपर कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। वेयर एज जो कार्टिलेज होता है वो स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स होता है, मतलब हल्के से मूव हो जाते हैं। जैसे जो ये कान है, अगर आप कान को छू के देखो तो ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो हमारा कान मूव हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ कॉन्ड्रोटियन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है? दैट इज़ अ कॉन्ड्रोटियन। इन ह्यूमन बींग्स में 206 बोन्स होती हैं, मैंने बता दिया है। इसके बाद ये दो तरीके से डिवाइड होती है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में टोटल 80 बोन्स होती हैं, ये भी बता दिया है। अब ये एक्सियल की जो 80 बोन्स होती हैं, इनका डिवीजन कैसे होता है, इस पे चलते हैं। तो एक होता है स्कल, सेकंड होता है स्टर्नम, स्टर्नम के बाद होते हैं रिब्स, और रिब्स के बाद होते हैं वर्टिबल कॉलम। तो जो स्कल होती है इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? दैट इज टोटल 29 बोन्स होती हैं। इन 29 बोन्स के नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर लिखा नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से डायग्राम में प्रेजेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वो डायग्राम में प्रेजेंट है इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, एनसीईआरटी में ही है डायग्राम। अगर स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम तो एक ही होती है। रिब्स की बात करें तो इनके टोटल 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मतलब टोटल कितनी हुई? 24। अगर वर्टिबल कॉलम की बात करें तो कितनी हुई? दैट इज 26। तो स्कल के अंदर दो तरीके की सेट ऑफ बोन्स हमें देखने को मिलती हैं। पहली होती है हमारी क्रेनियल और दूसरी होती है फेशियल। दोनों को अगर मिला दें तो टोटल कितनी हो जाएंगी? दैट इज 22। क्योंकि क्रेनियल का जो नंबर होता है वो 8 होता है, और ये जो क्रेनियल बोन्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये ब्रेन की आउटर कवरिंग करती हैं, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग करती हैं, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं फॉर द ब्रेन। इसी को हम क्रेनियल बोन्स के जो बनता है, ये क्रेनियम बनता है, इसी को हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा फेशियल बोन्स जो होती हैं वो 14 होती हैं, जो कि क्या बनाती हैं? दैट इज फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। स्कल का पहला आगे वाला हिस्सा फ्रंट पार्ट बनाती हैं। अगर सिंगल शेप्ड यू शेप की बोन की बात की जाए तो वो हायोइड बोन होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? हायोइड बोन बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है, वो भी स्कल के अंडर आती है। और ईच मिडल ईयर कंटेन अ 3 बोन्स। मिडल ईयर में भी 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कौन कौन सी होती हैं? दैट इज मेलियस, इनकस और स्टेप्स। एक कान में अगर 3 है तो 2 कान में कितनी हुई? 6। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली नोन एज ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, तो टोटल बोन कितनी हो गई? जैसे कि अगर स्कल है तो स्कल में क्रेनियम आया,
जिसे जो कि क्या करती हैं, हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को। जस्ट अ सेकेंड, पेन डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि हुआ स्कल में क्रेनियम, इसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन की कवरिंग करता है, आउटर मोस्ट हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है। देन आर अ फेशियल बोन्स, जो कि क्या करती हैं, स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती हैं। इसके बाद एक आई हायोइड बोन, जो कि यू शेप्ड की होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, बेस पे प्रेजेंट होती है बकल कैविटी के। नेक्स्ट इज ईयर ऑसिकल्स, जो कि किसकी तरीके के होते हैं, 3 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितनी हो गई, 6। दोनों कान में कितनी हो गई, 6। क्रेनियम कितना होता है, क्रेनियम कितना होते हैं, दैट इज 8 इन नंबर, प्लस फेशियल बोन्स 14 इन नंबर, प्लस हायोइड बोन 1, प्लस ईयर ऑसिकल 6 इज इक्वल टू 8 और 14 इज 22, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 6 इज इक्वल टू 29 बोन्स स्कल्स की हो गई। ठीक है, अब इन 29 बोन्स को देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, लेकिन देखेंगे कहाँ, जगह ही नहीं है। यहीं पे इसकी जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। दैट इज दिस। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं क्रेनियम बोन्स के बारे में, दैट इज अ क्रेनियम बोन्स। टोटल कितनी होती हैं ये, 8। जैसे जैसे बार बार पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो कौन कौन सी होती हैं क्रेनियम, पहली आती है फ्रंटल, जिसका नंबर होता है 1। देन पैराइटल, जिसका कितना नंबर होता है, 2। देन टेम्पोरल, इसका क्या नंबर होता है, दैट इज 2। देन ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, जिसका क्या नंबर होता है, 1। दैट इज ऑसिपिटल का क्या नंबर होता है, 1। इसके बाद आती है सिफनॉइड, जिसका क्या नंबर होता है, दैट इज 1। और अगर हम इथमॉइड की बात करें, ये भी क्या होती है, 1। टोटल हो गई है 8। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, सिफनॉइड एंड इथमॉइड। टोटल क्रेनियम बोन्स कितनी हो गई, टोटल 8 इन नंबर। ठीक है, यहाँ से हमें अपनी टोटल 8 बोन्स का बारे में पता चल गया। दैट इज फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, सिफनॉइड एंड इथमॉइड। टोटल बोन्स कितनी आ गई हमारी, 8। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, दैट इज टुवार्ड आर फेशियल बोन्स, कि फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अगर हम फेशियल बोन्स की बात करें, दैट इज फेशियल बोन, तो पहले होती है हमारी नेजल बोन, जो कि कितनी प्रेजेंट होती हैं, टोटल 2। नेक्स्ट इज लैक्राइमल बोन, ये डायग्राम में गिवन है, ये रही, ये भी कितना होता है, दैट इज 2। नेक्स्ट इज जाइगोमेटिक या चेक बोन,
जाइगोमैटिक, ये भी कितनी प्रेजेंट होती हैं? 2। फिर आता है हमारा मैक्सिला, इसका क्या नंबर होता है? 2। एक होता है हमारा वोमर, दैट इज 1। देन देयर इज अ मैंडिबल, वो भी होता है हमारा 1। इसके बाद होती है पैलेंटाइन, इसका नंबर होता है 2। नेक्स्ट इज inferior nasal concha turbinals, that is a inferior nasal concha turbinals, ये भी होती है हमारी 2। 2 + 2 4, 4 2 दैट इज 6, 6 2 8 9 10 11 12 13 14। टोटल हो गई हमारी फेशियल बोन्स 14। ईयर ऑल्सिकल्स हो गए हमारे, दैट इज अ मेलियस, इनका स्टेप्स दैट इज अ 3। तो यहाँ पे हमारी फेशियल बोन्स भी पूरी कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टुवार्ड्स दैट इज अ स्कल रीजन की तरफ। ये जो स्कल रीजन होता है ये आर्टिकुलेट्स करता है विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिबल कॉलम, जिसके अंदर हमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जिसे हम डाइकॉन्डिलिक स्कल भी बोलते हैं। डाइकॉन्डिलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स देखने को मिलती हैं। अगर हम वर्टिबल कॉलम की बात करें तो ये टोटल 26 नंबर्स में अरेंज होती हैं। 26 वर्टिब्री होती हैं जो कि कहाँ प्लेस्ड होती हैं? और डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं पीछे की तरफ। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, कहाँ से एक्सटेंड होती हैं? स्कल के बेस से एक्सटेंड होती हैं और एक मेन फ्रेमवर्क बनाती हैं ट्रंक का। जो ईच वर्टिब्रा होता है उसके अंदर एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। वो जो सेंट्रल होलो पोर्शन होता है उसे हम न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो इसमें हमें दे रखी है दैट इज़ वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन से। ये वैसे इस डायग्राम में गिवन है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ताकि देखो हम जितना लिख लिख के पढ़ेंगे ना उतना अच्छे से याद होगा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बायोलॉजी को क्रैम ही किया जाए तभी आपको समझ आए, रट्टा मारा जाए। अगर आप बार बार पढ़ेंगे, चीज़ें समझेंगे, अब जैसे अब आपको पता चलेगा अरे आपकी बॉडी में ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट लेके आओ ना कि हमें इसके बारे में पढ़ना है, चलो इसके बारे में पढ़ना है, तो अपने आप अच्छा लगेगा। इतनी बायोलॉजी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अगर हम सर्विकल की बात करें तो ये कितनी होती हैं? 7 इन नंबर। थोरासिक की बात करें दैट इज़ 12 इन नंबर। लंबर की बात करें दैट इज़ 5 इन नंबर। और सैक्रल की बात करें दैट इज़ 1 इन नंबर। मतलब जो सैक्रल 5 होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं एक में, और ये जो कॉकेक्स होता है वो भी 5 नंबर में होती हैं और वो कैसी होती हैं? फ्यूज होके एक बना लेती हैं। इसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? दैट इज़ अ वर्टिब्रल डिस्क। तो अगर कोई पूछे कि वर्टिब्रल डिस्क कहाँ है, दैट इज़ प्रेजेंट इन अ वर्टिब्रल कॉलम। ये मत कहना आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, डायग्राम में गिवन है। तो इसमें अगर हम सर्विकल की बात करें तो हमें पता होना चाहिए इतना कि सर्विकल में जो C1 C2 होता है वो कौन कौन सा होता है। जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्री होती है जिसे हम कहते हैं, एक सेकेंड, दैट इज C1, जो होता है वो होता है एटलस।
जो C2 होती है सर्विकल का बता रही हूँ, टोटल सर्विकल 7 होती है ना, तो C1 C2 C3 C4 C5 6 7, पर सिर्फ 2 के नाम पता होने चाहिए। पहली वाली एटलस होती है, दूसरी वाली एक्सिस होती है। अब आगे पढ़ते हैं, वही लिखा हुआ है इसमें। जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है हमारी, दैट इज अ एटलस, जो कि कहाँ आर्टिकुलेट करती है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स में। ये जो वर्टिब्रल होता है इनका क्या होता है, सर्विकल का क्या नंबर होता है, दैट इज अ 7, थोरासिक 12, लंबर 5, सैक्रल में 1 फ्यूज्ड, कोकाइजल में 1 फ्यूज्ड। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कल से लेके नीचे नीचे, दैट इज अ सर्विकल, थोरासिक, लंबर एंड सैक्रल एंड कॉकाइजल, जिसे कॉकेक्स कहते हैं। द नंबर ऑफ सर्विकल वेट्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये जो सर्विकल का नंबर होता है जो कि 7 होता है, वो ऑलमोस्ट हर मैमल में प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिबल कॉलम का काम क्या होता है, क्योंकि इसी के हॉलो रीजन में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो इसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, हेड को सपोर्ट करना, और एक सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स, और रिब्स के लिए एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, और हमारा मस्कुलेचर ऑफ बैक बताता है। इसके बाद जो स्टर्नम होती है वो एक फ्लैट बोन होती है, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, थॉरेक्स की मिड लाइन में, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। स्टर्नम हमारी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, वर्टिबल कॉलम हमारा डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो हमारी रिब्स होती हैं उनका नंबर कितना होता है, दैट दे आर 12 इन नंबर्स। ठीक है, रिब्स का क्या नंबर होता है, दैट दे आर 12 इन पेयर्स। तो इनका नंबर्स क्या हो गया रिब्स का, दैट इज रिब्स आर 24 इन नंबर्स। ठीक है, ईच रिब जो होती है वो थिन फ्लैट बोन होती है। अब रिब कैसे कनेक्ट है, अगर डॉर्सली देखा जाए तो पीछे की तरफ है वर्टिबल कॉलम, और अगर वेंट्रली देखा जाए तो आगे की तरफ है हमारा स्टर्नम। तो इनके पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल एंड पे, जिसे हम बाइसिफेलिक कहते हैं। पहली जो 7 रिब्स होती हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, दे आर ट्रू रिब्स। इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जो पहली 7 रिब्स होती हैं, दैट इज अ 1 2 3 4 5 6 7, दीज ऑल 7 आर ट्रू रिब्स। इसके बाद जो हमारी 8 9 10 होती हैं, दैट इज़ 8 9 10 जो होती हैं, ये जो होती हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं हो रखी होती हैं। मतलब ये किससे अटैच होती हैं, 7th रिब के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, मतलब वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। ये फॉल्स रिब्स होती हैं क्योंकि ये 7th वाले के साथ अटैच होती हैं, डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। और जो हमारी 1st to 7 रिब्स होती हैं वो डॉर्सली किससे अटैच होती हैं, थोरासिक वर्टिब्री से, और वेंट्रली किससे अटैच होती हैं, दैट इज स्टर्नम से। अगर हम लास्ट 2 रिब्स की बात करें, दैट इज लास्ट 2 पेयर्स की बात करें, 11th और 12th, तो हमारी जो 11th और 12th रिब होती है वो किससे अटैच होती है, किसी से भी अटैच नहीं हुई होती है, दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, इसीलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। पता चल गया, हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ये डॉर्सली थोरासिक वर्टिब्री से अटैच होती हैं, वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होती है, इसीलिए हम इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। हमारी नेक्स्ट आती है 8 9 10 जो कि वेंट्रली स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, किससे अटैच होती हैं, 7th रिब से अटैच होती हैं। इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। इसके बाद आती है 11th और 12th पेयर। तो ये जो दोनों होती है ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, क्योंकि ये
वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती हैं। इसके बाद जो हमारी वर्टिब्री है, पूरी वर्टिब्री है, और जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है, अगर इन तीनों को हम एक साथ ले आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ रिब केज। यहाँ पर हमारा एक्सियल सिस्टम जो है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, वो ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ा, फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ा, हायोट बोन के बारे में पढ़ा, ईयर ऑसिकल्स दैट इज़ ईयर बोन्स के बारे में पढ़ा, जो कि स्कल को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिसके अंदर टोटल 29 बोन्स होती हैं। इसके बाद हमने वर्टिबल कॉलम के बारे में पढ़ा, जिसमें 26 प्रेजेंट होती हैं। देन हमने रिब्स के बारे में पढ़ा, जिसमें 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर इज इक्वल टू 24 रिब्स। तो यहाँ पर हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है। अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारा दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर हमने बताया था, अभी मैंने बताया था शुरू में, कि टोटल कितनी रिब्स होती हैं, दैट इज अबाउट, टोटल कितनी बोन्स होती हैं, दैट इज अबाउट 126 बोन्स। ठीक है। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। हर लिम्ब में 30 बोन्स प्रेजेंट होती है। मतलब हमारे हाथ में, एक हाथ में 30 बोन होती हैं। दोनों हाथ में कितनी हो गई, 60 बोन्स। तो ये जो हाथ वाली बोन्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जब द बोन्स ऑफ हैंड्स, मतलब हैंड को क्या कहते हैं, 4 लिम्ब कहते हैं। हैंड की जो बोन है वो पहली कौन सी होती है, दैट इज अ ह्यूमरस, रेडियस, नेक्स्ट इज अल्ला, कार्पल। कार्पल जो होती हैं उनको हम रिस्ट बोन कहते हैं, वो टोटल 8 इन नंबर्स होती हैं। इसके बाद मेटाकार्पल्स, जिनको हम पाम बोन्स कहते हैं, हमारे मतलब हथेली में होती हैं, इन्हें हम, ये कितनी होती हैं, टोटल 5 होती है, और इन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। देन इज फेलेंजेस, जो हमें फिंगर्स में देखने को मिलती है, मतलब डिजिट्स, जो कि कितनी होती हैं, दैट इज़ 14 इन नंबर। तो ये होती है हमारी, यहाँ पे हैंड का जो डायग्राम दे रखा है यहीं पे हम देख लेते हैं, दैट इज़ अ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, मेटाकार्पल, कार्पल्स एंड फेलेंजेस। तो अगर हम इनके नंबर की बात करें तो जो हमारा ह्यूमरस होता है वो 1 होता है, रेडियस जो होता है दैट इज़ आल्सो अ 1, अल्ला इज़ आल्सो अ 1, कार्पल्स जो होती हैं उन्हें हम रिस्ट बोन कहते हैं, दैट इज़ 5, मेटाकार्पल्स जो होती हैं, सॉरी दैट इज़ 8, वो मैंने मेटाकार्पल का 5 लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड यार। ये जो हमारी कार्पल्स होती हैं टोटल 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स जो होती हैं वो 5 होती हैं, फेलेंजेस जो होते हैं वो 14 होते हैं। आई एम जस्ट फेड अप विद दिस पेन, बार बार डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो हमारे फेलेंजेस होते हैं टोटल कितने होते हैं, दैट इज़ 14। और इनमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कैसे फॉर्म्स बने होते, मतलब कैसे ये हमें फिंगर्स में देखने को मिलते हैं। थंब में हमें देखने को मिलते हैं 2, और बाकी फिंगर्स में हमें ये मिलते हैं 3, 4 फिंगर होती है ना, ये हो गए टोटल 14। ठीक है। और अगर हम अपनी हाइंड लिम्ब की बात करें, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हाइंड लिम्ब। तो जो हमारा हाइंड लिम्ब होता है उसमें जो थाई बोन होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं, वो हमारी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे बड़ी बोन होती है थाई बोन। ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, दैट इज़ अ फीमर। देन टीबिया, फिबुला, देन टार्सल्स, जिन्हें हम एंकल बोन्स कहते हैं, वो 7 होती हैं। और जो हमारे मेटाटार्सल्स होते हैं वो हमारे 5 होते हैं।
फेलेंजेस यहाँ पर भी 14 इन नंबर होते हैं। ये सारी बोन्स कौन सी हो गई? पैर की हो गई। तो टोटल हमने 60 बोन्स पढ़ ली। दोनों हाथ की हो गई, दोनों पैर की हो गई। ठीक है। और एक कप शेप बोन भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पटेला, जो क्या करती है? नी को कवर करती है। कौन सी साइड से? वेंट्रली साइड से कवर करती है, जिसे हम नी कैप कहते हैं। ठीक है। ये जो डायग्राम है हाइंड लिम्ब का यहाँ पे गिवन है, दैट दिस इज अ फीमर, दैट इज अ थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन। दिस इज अ पटेला, दैट इज अ नी कैप जो कि वेंट्रली अरेंज होती है। दिस इज अ टीबिया, फिबुला, टार्सल 7 इन नंबर, मेटाटार्सल 5 इन नंबर, एंड दीज आर phalanges, दीज आर 14 इन नंबर। तो इसको हम लिख लेते हैं, फीमर इज 1 इन नंबर, पटेला इज ऑल्सो 1 इन नंबर, टीबिया, एक ही पैर की बात हो रही है, टीबिया इज 1 इन नंबर, फिबुला इज 1 इन नंबर, टार्सल्स इज 7 इन नंबर, मेटाटार्सल्स आर 5 इन नंबर, एंड phalanges आर 14 इन नंबर। और ये जो 14 का स्प्लिट होता है यहाँ पर, ये भी ऐसे ही होता है, थंब में 2, देन 3, देन 3, देन 3 एंड देन 3। ठीक है। इसके बाद अब हम गर्डल्स की बात करते हैं। गर्डल्स कौन कौन से होते हैं? 2 तरीके के गर्डल हमें पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज़ अ पेक्टोरल गर्डल एंड अ पेल्विक गर्डल, सॉरी, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, जो कि किस में हेल्प करते हैं? आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं। पेक्टोरल का काम होता है वो अपर की आर्टिकुलेशन कराता है, और पेल्विक का काम होता है वो लोअर लिम्स की आर्टिकुलेशन कराता है। तो अगर हम गर्डल की बात करें तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 हाफ्स में। हर एक हाफ में अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं तो ये जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसके अंदर 2 चीज़ देखने को मिलती है, एक क्लेविकल, दूसरा स्कैपुला। अब हम आगे स्कैपुला के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ये स्कैपुला होता है ये लार्ज, बड़ा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, फ्लैट बोन होती है, जो कि कहाँ सिचुएटेड होती है? डॉर्सल साइड पे। किसके? थोरैक्स के डॉर्सल पार्ट पे होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द 2nd एंड 7th रिब, 7वीं और दूसरी रिब के बीच में प्रेजेंट होता है। कौन? स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है दैट इज़ अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, जो कि डॉर्सल पार्ट पे प्रेजेंट होती है थोरैक्स के, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द 2nd एंड 7th रिब। ये जो डॉर्सल और फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी होती है स्कैपुला की, जो ये स्कैपुला की जो बॉडी होती है इसके अंदर एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज बना होता है जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट क्या करता है? एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस को, जिसे हम एक्रोमियम कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इस स्कैपुला के अंदर हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है, दैट इज़ अ एक्रोमियम प्रोसेस। और उस एक्रोमियम प्रोसेस के अंदर जो हमारा क्लेविकल होता है वो आर्टिकुलेट्स करता है। ठीक है, समझ में आया? ये जो पेक्टोरल गर्डल होता है ये इसके अंदर 2 आते हैं। पहला आता है हमारा स्कैपुला, सेकेंड वन इज़ अ क्लेविकल। तो ये जो हमारा स्कैपुला होता है ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, जो कि डॉर्सल पार्ट पे प्रेजेंट होती है थोरैक्स के। कहाँ प्रेजेंट होती है? 2nd और 7th रिब पे। इसी स्कैपुला के अंदर एक एलिवेशन रिज लाइक प्रोसेस प्रेजेंट होता है, जिसे हम एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं। उस एक्रोमियम प्रोसेस के अंदर क्लेविकल आर्टिकुलेट्स करती है। ठीक है, अब इसी एक्रोमियम, बिलो द एक्रोमियम, ये जो एक्रोमियम का जो डिप्रेशन, ये एक्रोमियम के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसे हम ग्लूनाइड कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी एक्रोमियम के नीचे, ये एक्रोमियम कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन स्कैपुला। स्कैपुला, ये स्कैपुला क्या है? दैट इज अ पेल्विक, सॉरी, दैट इज अ पेक्टोरल गर्डल। तो इसी एक्रोमियम के नीचे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम ग्लूनाइड कैविटी कहते हैं। और उसी ग्लूनाइड कैविटी के अंदर जो हेड होता है ह्यूमरस का, वो आर्टिकुलेट करता है। हेड जो होता है ह्यूमरस का, वहाँ पे जाके वो आर्टिकुलेट मतलब जॉइंट होता है।
तो उसी को हम क्या कहते हैं, शोल्डर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट कहते हैं। और ये जो ईच क्लेविकल होती है, ये जो क्लेविकल होता है ना, ये क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर बोन होती है जिनके अंदर 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। और हर क्लेविकल के अंदर ये लॉन्ग सिलेंडर बोन होती है और हर क्लेविकल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। और इसी क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, क्लेविकल को कॉलर बोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर इसको दोबारा से फिर से रिवाइज करना हो तो हम देखते हैं कि हमारे पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है क्लेविकल, दूसरी होती है स्कैपुला। जो स्कैपुला होता है हमारा, दैट इज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो कि डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स में प्रेजेंट होता है बिटवीन द 2nd and 7th रिब, जहाँ से एक एलिवेटेड रिज लाइक प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्लेविकल आर्टिकुलेट्स करता है। और उसी के नीचे एक एक्रोमियम प्रोसेस भी गिवन होता है। बिलो द एक्रोमियम प्रोसेस एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी फॉर्म्ड होती है। वो ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस जाके अटैच होता है और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट। और ये जो हमारा क्लेविकल होता है इसके अंदर 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं और इसी को हम, क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। नाउ कम, आगे हम बढ़ते हैं पेल्विक गर्डल में। तो ये जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है इसमें 2 कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। पेल्विक गर्डल में कितनी कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 2। एक कॉक्सल बोन जो होती है वो किसकी बनी होती है, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय अ फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। जब 3 बोन्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन बोलते हैं। जब 3 बोन्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन कहाँ आती है, दैट इज अंडर आ पेल्विक गर्डल। कॉक्सल, ये कौन कौन सी बोन्स का फ्यूजन होता है, दैट इज अ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस का जब फ्यूजन होगा तो कॉक्सल बोन बनेगी एक। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव द बोन्स, जब इन जहाँ पे ये फ्यूजन होता है इन तीनों बोन्स का, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, वहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ पे ये फ्यूजन होता है, दैट इज़ अ एसिटाबुलम, जहाँ पे जाके थाई बोन आर्टिकुलेट्स करता है, मतलब जो फीमर का हेड होता है वो आर्टिकुलेट्स करता है। ठीक है, ये जो 2 हाफ्स होते हैं पेल्विक गर्डल के, ये कैसे मीट करते हैं, आपस में कैसे मिलते हैं, ये जो 2 हाफ होते हैं पेल्विक गर्डल के, दे मीट वेंट्रली मीट करते हैं टू फॉर्म और क्या, वेंट्रली मीट करने के बाद क्या बनाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ तक पेल्विक गर्डल क्लियर है। इसके अंदर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन जो होती हैं वो कैसे फॉर्म्ड होती हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, दैट इज़ अ इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और यहाँ पे जहाँ पे फ्यूजन हो रहा होता है वहीं पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ अ एसिटाबुलम। उस एसिटाबुलम में जाके जो फीमर का हेड होता है, दैट इज़ मतलब हमारी हाइंड लिम्स का जो हेड होता है, हाइंड लिम्स की जो बोन होती है दैट इज़ अ फीमर, जिसे हम थाई बोन कहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है, उसका जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट्स होता है और जॉइंट बनाता है जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं। और ये जो 2 हाफ प्रेजेंट है पेल्विक गर्डल के, ये कैसे मिलते हैं, ये वेंट्रली मिलते हैं और क्या बनाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं। और उसी प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर बहुत सारे अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ फाइब्रस कार्टिलेज। तो यहाँ पे हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम भी ख़त्म होता है। तो इस अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, दैट इज़ अ अपेंडिकुलर में क्या क्या पढ़ा, हमने पहला पढ़ा 4 लिम्ब। एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 30, दूसरे हाथ में 30, टोटल कितनी हो गई, 60। अगर हम हाइंड लिम्स की बात करें,
दैट मीन्स पैरों की। तो ये भी यहाँ पे 30 + 30 = 60। अगर यहाँ पेक्टोरल गर्डल की बात करें, दो तरीके के गर्डल पड़े, एक तो था पेक्टोरल गर्डल, दैट इज 2 + 2 = 4। कौन से थे दो? स्कैपुला एंड क्लेविकल। देन इज pelvic girdle, that is 1 + 1 = 2। कौन सी थी? कॉक्सल बोन्स। किससे बनी थी? इलियम इस्चियम प्यूबिस से। टोटल कितनी हो गई? 126। यहाँ पे हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज़ अबाउट जॉइंट्स। कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हर तरीके की मूवमेंट्स के लिए जॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी, लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। और इसमें लोकोमोटरी मूवमेंट्स जो हैं इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये दो बोन्स के बीच में कांटेक्ट कराते हैं। कांटेक्ट बिटवीन द टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स कैसे प्रेजेंट होंगे? या तो दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। एंड कार्टिलेज, फोर्स जनरेटेड बाय अ मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू दिस जॉइंट। अब जो कोई भी मसल्स जो होती हैं वो फोर्स जनरेट करती हैं, वो मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट होती हैं? थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड, तो मतलब किसके थ्रू होती हैं? दैट इज कॉल्ड जॉइंट के थ्रू होती हैं। वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्यूरम, जहाँ पे जॉइंट किस तरीके से एक्ट करता है? दैट इज अ फल्क्यूरम की तरह। द मोबिलिटी एट दीज जॉइंट्स आर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये जो मोबिलिटी है जॉइंट्स की, वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अलग अलग फैक्टर्स पे। जॉइंट जो है वो उनके स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के बेसिस पे 3 तरीके से डिवाइड है। पहला होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तीसरा होता है सिनवॉइनल जॉइंट। अगर हम फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती फाइब्रस जॉइंट में। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन इन फ्लैट स्कल बोन्स। और ये फाइब्रस जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? स्कल बोन्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे एंड टू एंड फ्यूज होता है एक दूसरे के साथ। जो बोन्स का एंड होता है वो आपस में फ्यूज होता है विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स, ताकि वो एक क्या बना सके? क्रेनियम बना सके। ठीक है, तो फाइब्रस टिश्यू कहाँ, फाइब्रस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट दे आर प्रेजेंट इन स्कल। स्कल्स में सूचर्स होते हैं, जहाँ पे जो बोन के जो एंड्स टू एंड होते हैं वो आपस में इस तरीके से फ्यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और क्या बनाते हैं? क्रेनियम बनाते हैं। अगर हम कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनियस जॉइंट वो होता है जहाँ पे बोन्स जो आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज की हेल्प से। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये एडजेसेंट वर्टिब्री में देखने को मिलते हैं, इनर वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, और ये क्या अलाउ करते हैं? दीज अलाउ अ लिमिटेड मूवमेंट, बहुत थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज साइनोवियल जॉइंट। अगर हम साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं तो दैट आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। तो ये साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो किससे करेक्टराइज होता है? जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है साइनोवियल कैविटी में। साइनोवियल कैविटी होती है, वहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसकी हेल्प से ये करेक्टराइज होता है, जहाँ पे जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है दो बोन्स का प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो होती है इस अरेंजमेंट में कंसिडरेबल मूवमेंट देखने को मिलती है। ये जो जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और अदर मूवमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे एग्जांपल याद करने लायक है।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। देख वो जो कि शोल्डर जॉइंट क्या था, दैट इज हेड ऑफ द ह्यूमरस बिटवीन एंड पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के जॉइंट को क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट। अगर हम हिंज जॉइंट की बात करें तो वो होता है हमारा नी जॉइंट, और हिंज जॉइंट एक और जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को भी हम हिंज जॉइंट कहते हैं। अगर हम पाइवट जॉइंट की बात करें तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। एटलस एक्सिस क्या होते हैं, दैट इज़ अ C1 एंड C2, आपने पढ़ा था सर्विकल में। वर्टिब्री भी होती हैं, जो वर्टिब्री जो प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ अ सर्विकल वर्टिब्री जो होती हैं दैट इज़ अ एटलस एंड एक्सिस, वहाँ पर भी एक जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। अगर हम ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द कार्पल्स। कार्पल्स के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ ग्लाइडिंग जॉइंट। और अगर हम सैडल जॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। मेटाकार्पल ऑफ थंब और कार्पल के बीच में जो होता है उसे हम सैडल जॉइंट कहते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, दैट इज़ अ कार्पल के बीच में जो होता है। अब लास्ट टॉपिक जो है इसका, दैट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, जिसमें अभी हम 2-3 डिजीज़ या 2-3 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है मिस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून, जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। किसको अफेक्ट करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, लीडिंग टू अ फटीग, थकान होती है बहुत ज़्यादा, वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा, और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें पैरालिसिस भी हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें, इसमें प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल का, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जब होता है, ये जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कब देखने को मिलती है, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो डीजनरेट होती हैं, प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे ख़त्म होती रहती हैं स्केलेटल मसल। अगर हम टेटनी की बात करें, दैट इज़ अ रैपिड स्पाज्म, दैट इज़ अ वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन अगर हमें मसल्स में देखने को मिलती है, किसकी वजह से, लो कैल्शियम की वजह से। लो कैल्शियम अगर हमारे बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट है और उसकी वजह से मसल में बहुत ज़्यादा रैपिड स्पैज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम टेटनी बोलते हैं। अर्थराइटस, अर्थराइटस क्या होता है, दैट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ओस्टियोपोरोसिस, दैट इज़ अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ये जो बोन मास होता है वो कम होने लगता है, जो बोन मास है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका मेन कॉज क्या है ओस्टियोपोरोसिस का, दैट इज़ अ डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है तो उस चक्कर में भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है। गाउट, दैट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने लगे, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। एक्यूमुलेशन होने लगता है जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का, तो उसकी वजह से जॉइंट्स में क्या होने लगती है, इन्फ्लेमेशन। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गाउट। हेयर आई एम गोइंग टू एंडिंग माई लेक्चर, यहाँ पे पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ आर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस पे भी वीडियो जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे बन जाएगी। और एक और चैप्टर रह जाएगा इसके बाद, केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और इसके बाद हमारी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। हेयर आई एम गोइंग टू एंडिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।